नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज वैली बाय आनंद संगर के ऊपर। और आज हम लेकर आए एक और नया वीडियो जो कि है आपके हिस्ट्री सेक्शन के ऊपर। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के लेक्चर नंबर 5 के अंदर और समझेंगे कैसे जो असहयोग आंदोलन था वो शहरों से गांवों तक भी पहुंचा, बागानों में इसकी क्या मायने रहे, सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। आइए शुरू करते हैं इस चीज को। भाई, नेशनलिज्म इंडिया में अब तक हम जान चुके हैं 4 लेक्चर्स के अंदर कि शहरों के अंदर इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, किस ढंग से इसने अपना पांव पसारा, कैसा इसने रोल प्ले करा। बहुत सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में जाना है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देख ले। मैंने ये हिस्ट्री सेक्शन का एक अलग ही प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके अंदर आप इसको चीजों को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर चीजों को आप बहुत बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी चीज बीच में आपसे छूट ना जाए और आपका जो लिंक है वो बना रहे। चलिए बात करते हैं आगे। रिवेलियन इन दी कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे पहुंचा, क्या हुआ भाई? तो बात यूं हुई कि शहरों में जो आपने विद्रोह देखा था वो पहुंच चुका था ग्रामीण इलाकों में, लेकिन बात शुरू से पहले लेक्चर जो हमने दिया था इसका इंट्रो वाला, उसके अंदर से बात करें जो मायने थे स्वराज्य के, स्वतंत्रता के, वो थे अलग अलग और इसका इम्पैक्ट यहां भी देखने को मिला। बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ शुरू विद्रोह, किसके लिए भाई? असहयोग आंदोलन के समर्थन में थे ये लोग और किसका विरोध कर रहे थे? तो जो कानून अंग्रेजी सरकार ने लेकर आया था उसके विरोध से जो ये विद्रोह शुरू हुआ था, वो अब बात आ गई थी पूर्ण स्वराज पे। एक तरह से बात करें तो अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बाकी बात इर्द गिर्द घूमते हुए पहुंचनी वही है। तो भाई इसको जो गांधी जी ने कोशिश किया था कि इसको थोड़ा बेस लेवल तक लेकर चले, तो उतने आगे ये बढ़ चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में हुआ क्या कि सबने इसको अपने तरीके से लिया। बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अवध के अंदर एक सन्यासी बाबा रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर का काम कर चुके थे और वो यहाँ के जो किसान थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। अब भाई सबके मायने अलग थे। किसान अलग सोच रखता था, जो मजदूर वर्ग था अलग सोच रखता था, व्यापारी वर्ग अलग सोच रखता था, जो नौकर थे या फिर कामगार थे, जो सरकारी नौकरशाह थे, वो अलग सोच रखते थे। ये बातें हम पहले बार बार कह चुके हैं, वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर का काम कर चुके थे और वो यहाँ किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ उनका जो उनकी जो लड़ाई थी वो इस बात पर थी कि जो जमींदार घराने के लोग होते थे वो क्या करते थे, जो छोटे किसान वगैरह होते थे उनसे कर वसूला करते थे, लगान वसूला करते थे। ये जो विरोध था उनका एक्चुअली इसके खिलाफ था कि इनसे कर लगान वगैरह नहीं वसूला जाए, या फिर जो पट्टे पे खेती किया करते थे किसान, उनका जो ज्यादातर पट्टा था वो अपना हुआ नहीं करता था। बहुत सारी परेशानियां थी, उनके खिलाफ इनका आंदोलन था। किसका? रामचंद्र जी का। बाबा रामचंद्र ये कहा गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे फिजी में। ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता? तो इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबरर। ठीक है, जो विदेशों में चले उठाकर ले जाए जाते थे, या तो बैला फुतलाकर या जोर जबरदस्ती से काम करने के लिए, और एक तरह से समझिए जो आजीवन उनको वहीं अनुबंधित होकर रहना पड़ता था, उनको वापस आने नहीं दिया जाता था। कुछ लोग किसी तरीके से भाग कर यहाँ आ गया करे किए, या फिर एक तरह से वो ट्रैप हो जाते थे उस लाइफ के अंदर। ठीक है, जो गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे जिन्हें विदेश में ले आके, फिजी हो गया और भी बहुत सारे देशों में इन्हें ले जाया जाता जल मार्ग के थ्रू। ठीक है, ताकि वहां जाकर ये लेबर का काम कर सके। मोस्ट ऑफ दी जो देश है वहां ये लोग बस ही गए। आपको पता चलता होगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति आज त्रिनिडाद एंड टोबैगो में, आपको पता होगा कि वहां के जो प्रधानमंत्री परहैप्स थी वो भारतीय थी, बिहार की ही थी। ठीक है, उसके अलावे मालदीव की बात कीजिए और भी कुछ जगह की आप बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां के लोग बहुत सारे भारतीय मूल के हैं। तो ये कैसे हो गया भाई? तो ये ऐसे ही हुआ, वो किसी समय में इंडेंजर्ड लेबरर के तौर पर वहां पहुंचे थे और वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स बनकर रह गए। खैर बात करते आगे। इन्होंने स्टार्ट करा, किसने? रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र इनका नाम था, इन्होंने करा। अब भाई हुआ क्या, ये उन्होंने अपना ये जो साथ दिया किसानों का जो आंदोलन उनके साथ करा था, ये 1920 की ही बात है। इस सब को देखते हुए जून 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू वो भी अवध पहुंचे और उन्होंने इन सब के साथ बातचीत की, इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। फाइनली बहुत सारे दौर हुए इनके बैठकों के और सारी बातों के।
अक्टूबर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ लोगों के मिलने से, सबकी सहमति से अवध किसान सभा का गठन हुआ। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ, आप क्या कहिएगा भाई? अक्टूबर 1920 में। दूसरा पूछा जाए कि इसके गठन में किसका किसका योगदान था, तो मुख्य रूप से इसके गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं बाबा रामचंद्र का क्या था भाई? योगदान था। तो ये एक दो छोटी बातें आ गई। इससे पहले एक और बात आई कि भाई नेहरू जी अवध कब गए थे? इसी ड्यूरेशन के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा भाई? सबसे पहली बार वो गए थे जून 1920 के अंदर। एक और प्रश्न छोटा सा बन पाता है, वो क्या है भाई? बाबा रामचंद्र कहाँ गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे? तो हमारे पास एक आंसर और आता है, वो है फिजी। तो चलिए इसको समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई इतने सारी बातें हो गई, अवध किसान सभा बन गई। बात हुई क्या, ये लोगों का जो विरोध था वो किसके खिलाफ था? तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार हुआ करते थे मेनली उनके खिलाफ था, व्यापारी वर्ग के खिलाफ था। अब इनको क्या था भाई, जो हमारा कांग्रेस था उस समय का, वो एक असहयोग आंदोलन के तौर पे काम कर चुका था। उसमें भी बहुत इनको सफलता मिली नहीं थी, ये हमारा जानते हैं। फिर खिलाफत की बात आई थी जनवरी 1921 के अंदर। असहयोग 1920 में एक बार स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो 1921 में जब असहयोग खिलाफत साथ में आया था, उससे पहले की ये बातें हैं। तो जब 1921 में इसको शुरुआत करने की साथ में बात थी और गांधी जी का मानना था कि सभी को साथ लेकर चलना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाना है। जो शहरों तक सीमित था, वो रॉलेट एक्ट के टाइम वाला जो विद्रोह था, जिसमें ये हुआ था भाई 13 अप्रैल 1919 के अंदर जालियांवाला कांड हुआ था, ठीक है, वो केवल शहरों तक सीमित था। अब दायरा बढ़ाना था, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनानी थी। तो इस तरह के जो चीजें थी उसको भी ये लोग साथ लेकर चलना चाहते थे। लेकिन जो मंशा इन किसान समूहों की थी, जो आक्रामक रवैया इनका था, उसके साथ कांग्रेस का मेल खा नहीं पा रहा था भाई। कांग्रेस के साथ चाहते हुए भी कांग्रेस इसको जोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि विचारधारा का मेल फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो यहां तक की बात यह है, क्योंकि इनका विचारधारा मेल नहीं खा पा रहा था। अब आगे समझेंगे चीजों को कि भाई कैसे और भी बातें इनके अंदर हुई, ठीक है। इसके लिए आता है कि इतनी बातें तो हो गई कि जो किसान थे उनका विद्रोह हमने समझा ग्रामीण क्षेत्रों में। अब कुछ बात करते हैं आदिवासियों के बारे में कि आदिवासी किसान जो थे उन्होंने क्या करा। उन्होंने भी विद्रोह करा, बहुत सारी बातें करी। तो उन्होंने गांधी जी का जो आह्वान था उसको एक अलग नजरिए से ले लिया अपने लिए। भाई एक ही बात बार बार कह रहे, रिपीट हो रहा, आप सर इरिटेट भी हो रहे वही का कि सबने मायने अपने हिसाब से तैयार कर लिए। क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन में जब इस फैसला हुआ कि कैसे क्या करना है, तो सबके जो एक तरह से बोला जा सकता है ना कि कोई काम जब तुम कर रहे होते हो, कोई कमेटी बनाते हो, तो सबके ऊपर पर्टिकुलर काम, मतलब कोई फंक्शन करना है तो अलग अलग कामों की जिम्मेदारी बांट दी जाती है कि भाई तुम ये काम करना, तुम वो काम करना, तुम वो काम करना। तो इस ढंग से कोई बांटा नहीं गया था किसी चीजों को, मतलब कोई ड्यूटी इनकी फिक्स नहीं करी गई थी। तो सबने अपने हिसाब से मायने निकालने लगे और किया क्या, तो भाई ये जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी किसान थे, उन्होंने जो एक एग्जांपल के तौर पे एनसीईआरटी के अंदर जो बात की गई है कि आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ी के अंदर रहने वाले इन लोगों ने क्या किया, तो गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, उग्र गोरिल्ला युद्ध, ठीक है। गोरिल्ला युद्ध के बारे में एक वीडियो के अंदर सिर्फ इसके बारे में एक छोटा सा बात हम कर लेंगे, फिलहाल आगे समझते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी वगैरह थे उन पर हमले किए और भी तरह की चीजें इन्होंने की, बहुत उग्र तरीके से इन्होंने अपना विरोध जताया। लेकिन आपको पता होगा कि गांधी जी का विचारधारा क्या था भाई, अहिंसक प्रवृत्ति से विद्रोह करना या विरोध करना। लेकिन इन्होंने उसको अपने तरीके से ले लिया और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किए। इसमें एक नाम आपके पास आएगा, एनसीईआरटी के अंदर कहता है इनके बारे में कि ये एक दिलचस्प व्यक्ति थे। भाई कैसे दिलचस्प व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था, चलिए आइए जानते हैं। भाई इनका नाम था अलूरी सीताराम राजू और ये एक प्रणेता के तौर पर उभरे थे इस उग्र गोरिल्ला युद्ध की जो गूडेम की पहाड़ियों में चल रहा था, ठीक है। एक्चुअली ये खुद को बताते थे अवतार,
अवतारी पुरुष खुद को मानते थे और इनका बहुत सारा ऐसा मानना था कि ये खगोलीय गतिविधि जो होती है, खगोलीय घटना जो होती है, उसका सही सही अनुमान लगा सकते हैं और भी बहुत सारी बातें। साथ ही साथ ये जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित, उनके इस विचारधारा के कट्टर समर्थक में से एक थे। इनके बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये एक चीज मानकर चलते थे, एक विचार में गांधी जी से डिफर करते थे। गांधी जी का मानना था कि हम अहिंसक तरीके से स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इनका मानना था बिना बल प्रयोग किए हम में स्वराज की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। एक जगह ये डिफर कर रहे थे, इस वजह से ये इस उग्र गुरिल्ला युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे, इसको प्रोत्साहन दे रहे थे। फाइनली आपको पता चलेगा कि भाई अंग्रेजों ने 1924 में इन्हें फांसी दे दी। मतलब कुल 3-4 साल इन्होंने इस तरह की चीजों को नेतृत्व किया, लेकिन जाते जाते इन्होंने अपनी जो छवि थी एक नायक की, वो अपने लोगों के मन में क्रिएट करके गए। अपने लोग कौन? वही आदिवासी किसान जिनके लिए, जिनके साथ ये बलपूर्वक विद्रोह जो था वो कर रहे थे। अब भाई इतनी बातें हमने कर ली, इसमें बहुत ज्यादा चीजें जानने की थी नहीं। जो चीजें थी, छोटी छोटी जो बातें हमें समझनी थी, वो हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बागानों के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ा। स्वराज इन दी प्लांटेशंस, बागानों में स्वराज, यही है टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर। हमने उसी टॉपिक को आज एकदम हूबहू वही नाम रखा यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर। भाई वहां क्या चल रहा, उससे पहले एक टर्म है बेगार। बेगार का मतलब बिना किसी आमदनी के किसी के लिए काम करना, ठीक है, बेगारी कहते हैं इसको, ठीक है। कोई उन्हें लाभ उससे नहीं मिल रहा, बट उन्हें उनके लिए काम करना, एक तरह से वो कहते होते ना स्लेव जो कहते हो, गुलाम, दास, उस ढंग की कुछ बातें हैं ये, ठीक है। अब चलो बात करते हैं भाई बागानों में क्या हुआ। अब भाई बागान के लोगों ने जो गांधी जी का ये स्वराज का आंदोलन था, ये जो एक इन्होंने अपना मोटिव रखा था, उसको उन्होंने अपने तरीके से लिया। उनके लिए इस आजादी का मतलब ये था कि उनका जो बागान का क्षेत्र है, उनके जो बागान है, उनके अंदर से उनको बाहर जाने की कोई अनुमति थी नहीं। अनुमति अगर लेनी पड़ती थी तो वो भी शायद मिले ना मिले। तो उनके आजादी का मतलब था कि वो बागान के क्षेत्र से, बागान में जो मजदूर थे वो बागान के क्षेत्र से बाहर अपने घर जा सकें, वहां से वापस आ सकें। आपको पता चलेगा कि 1859 के अंदर एक इनलैंड एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, उनके तहत ये जो बागानों के मजदूर थे वो बंधे थे। और उस एक्ट के अंदर ये बातें थी कि इस बागान के क्षेत्र से बाहर जाने के लिए उनको परमिशन लेकर जाना होता था, और ये जो परमिशन था वो विरले ही उन्हें मिलता था, शायद ही कभी मिलता था। भाई कोई भी आदमी कहीं काम कर रहा है तो वो तो इतना चाहेगा ना कि कभी कभी उसे अपने फैमिली से मिलने दिया जाए, मतलब एक प्रॉपर ये हो। ऐसा तो ना हो कि भाई एकदम से ट्रैप कर दिया जेल की तरह, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं खाना है, अगर कभी मन हुआ तो एक बार कभी तुम्हें जाने दिया जाएगा, वो भी फिक्स नहीं होता था। कुछ इस तरह की बातें इनके साथ थी। तो इन्होंने जो विद्रोह किया, ये क्या सोचे कि भाई गांधी जी आ गए, अब रामराज आ गया। बात समझ रहे हो? रामराज का जो कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा था, मोदी जी आ गए, रामराज आ गया। बात समझ रहे हो? फीलिंग समझ रहे हो? कोई हम किसी के समर्थक या विरोधी नहीं है भाई, पॉलिटिकल मत बनाना अपने वीडियो को। बस बात कर रहे, जैसे अभी तुम बात कर रहे हो कि रामराज आ गया, वैसे ही उन्होंने गांधी राज आ गया भाई। अब मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, सारे दुख दर्द भाग जाएंगे, अच्छे दिन आ गए भाई। समझ गए अच्छे दिन कैसे आते हैं? बस वैसे ही उनके भी आए थे। इन्होंने क्या सोचा कि भाई अब अच्छे दिन आ गए, गांधी जी आ गए, सब कुछ तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, ये हमारे तारनहार है। इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और ये बागानों को छोड़कर भाग गए। वो जो बंधे थे जिस एक्ट से, उन्होंने किसी चीज का परवाह ना किया और क्या किए, वहां से भागे। तो आपको पता होगा उससे पहले ही कि रेलवे का हड़ताल भी इसमें हो चुका था, स्टीमर्स भी नहीं चल रहे थे। तो अब ये कहीं के ना रहे, ना घर के ना घाट के। बाकी आपको पता है मुहावरा, ठीक है, लोकल भाषा में कहते हो ना फकरा, वो आपको पता है, ठीक है। वही स्थिति इनकी हो गई। हुआ क्या, जब ये भागे तो ना रेलवे चल रही थी ना ही, और ये जो हम जिनकी बात करें बागानों के मजदूरों की, हम बात करें असम के बागानों की मजदूरों की, तो भाई असम से जनरली वहां जो लोग थे वो हम लोग के एरिया के थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस सब एरिया के। ना स्टीमर चल रहा था ना ही चल रहा था रेलवे। अब ये वहां से भागे तो, लेकिन बीच रास्ते में ही फंस के रह गए और वहां पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा भाई, सरकार किसकी चल रही थी, ब्रिटिशर्स की। अब इन्हें अच्छी खासी पिटाई पड़ी और ये घर भी ना पहुंच पाए। इस तरह से इनका जो एक मोटिव जनरेट हुआ था, जो इनके अंदर एक उबाल आया था, एक नया जोश, एक नई उम्मीद दिखी थी, वो इनकी यहीं की यहीं रह गई।
इस तरह से आपने समझा कि भाई इतनी सारी बातें हुई कि अब अंजाम तक कहां पहुंचा। तो भाई ये चल रहा है फाइनली, ये जो चल रहा था हिंसक चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, हिंसा इसमें हो ही रही है क्योंकि गुरिल्ला युद्ध हो रहा है। भाई युद्ध का मतलब सीधी बात है, आपने छिपकर हमला किया। गुरिल्ला युद्ध के अंदर क्या होता है भाई, छिपकर हमला किया जाता है। इसमें अंग्रेज अफसरों पे हमले किए गए, सरकारी बिल्डिंग्स पे हमले किए गए, बहुत तरह की घटनाएं देखने को मिली। फाइनली एक शांतिपूर्ण जुलूस जो कि गोरखपुर के नजदीक उस समय के संयुक्त प्रांत यानी कि अभी का उत्तर प्रदेश, उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस, उसके अंदर एक जगह है गोरखपुर और उसके नजदीक एक छोटी सी जगह है चौरी चौरा। उस जगह एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग कर दिया, कितने लोग मारे गए। भाई इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट धीरे धीरे छोटे छोटे हो ही रहे थे, लेकिन ये बड़े पैमाने पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। इससे गांधी जी आहत होकर वापस से इस आंदोलन को बंद करने का, इस आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया, क्योंकि इन्हें क्या नहीं चाहिए थी भाई, हिंसा नहीं चाहिए थी। कुल मिलाकर बातें इतनी ही है। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि इस अभी तक की बातों में रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पक्का से चाहेंगे कि जो जो चीजें आपको लग रही है कि मिसिंग है उस पर डिस्कस करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अब तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए।